तो अगर हम भारत की भौतिक संरचना को देखें, मतलब कि उसकी बनावट और धरातल को, तो इसे मुख्य तौर पर 6 भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 प्रदेशों में, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले तो उत्तर में हमारी विशाल पर्वत श्रृंखला है, हिमालय। हाँ। फिर उसके ठीक नीचे उत्तर का विशाल मैदान। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, थार रेगिस्तान। हाँ वही। और फिर समुद्र के किनारे के तटीय मैदान, और आखिर में हमारे द्वीप समूह। अच्छा, तो ये 6 मुख्य हिस्से हो गए। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये जानना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये आंकड़े अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा करीब 43% हिस्सा मैदानी है। 43%? मतलब देश का लगभग आधा हिस्सा मैदान है। बिल्कुल। उसके बाद पठारी क्षेत्र आता है, लगभग 27.7%। फिर पहाड़ियां हैं करीब 18.6% पर, और ऊंचे पर्वत सिर्फ 10.7% हिस्से में है। समझ गया। हिमालय का निर्माण ये बना कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। बहुत ज्यादा। इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 200 मिलियन वर्ष पहले। 20 करोड़ साल पहले। हाँ, तब सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस एक विशाल महाद्वीप को पैंजिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथलासा कहते थे। फिर हुआ ये कि पैंजिया 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। अच्छा। जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड या लुरेशिया कहा गया। इसी से आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। और दक्षिणी भाग? वो था गोंडवाना लैंड। इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हमारा भारतीय प्रायद्वीप शामिल था। तो मतलब भारत का ये दक्षिणी हिस्सा कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था? हाँ, और इन दोनों बड़े भूखंडों के बीच एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। और यहीं से हिमालय की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग था वो गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर खिसकने लगा और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया जो अंगारा लैंड का हिस्सा थी। एकदम सही। और इस जबरदस्त टक्कर की वजह से दोनों प्लेटों के बीच जो थेथिस सागर था उसमें जमा हुआ मलबा, मतलब करोड़ों सालों की मिट्टी और चट्टानें, वो सिकुड़कर ऊपर उठने लगी। हाँ, वो सिकुड़कर ऊपर उठ गईं और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का जन्म हुआ। इसीलिए इसे नवीनतम मोड़दार पर्वत या यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जी। और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इसीलिए हिमालय की ऊंचाई अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। वाह। हिमालय का विभाजन, इसे समझने के लिए कैसे बांटा गया है? इसे समझने के 2 मुख्य आधार हैं। एक तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी श्रेणियों के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन, जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर किया गया है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है ना? हाँ, लगभग 2500 किलोमीटर। अच्छा। और इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, करीब 400 किलोमीटर, जो पूर्व तक आते आते सिर्फ 160 किलोमीटर रह जाती है। और औसत ऊंचाई? औसत ऊंचाई करीब 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर। श्रेणियों के आधार पर विभाजन उत्तर से दक्षिण वाला। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए हिमालय में 4 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं। 4 श्रृंखलाएं? हाँ। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में वृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री यानी बर्फ का घर। बिल्कुल। फिर आता है लघु या मध्य हिमालय, और सबसे आखिर में दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, इसका नाम तो सुना है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, सही कहा? हाँ बिल्कुल। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी श्रेणी में है। लेकिन वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में है। जी। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम में कुछ बहुत बड़े ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। हाँ। काराकोरम के दक्षिण में फिर लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी की क्या खास बात है? यहाँ दुनिया की सबसे तेज ढलान वाली चोटी है, राकापोशी। अच्छा, राकापोशी। और लद्दाख के दक्षिण में? लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। ये बहुत अहम जानकारी है। अब आते हैं वृहद हिमालय पर,
यानी ग्रेट हिमालयस पर। जी, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। और दुनिया की सारी ऊंची चोटियां यही हैं? लगभग सारी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी सब इसी का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, है ना? हाँ, सागर माथा। और तिब्बत में चोमुलुंगमा। और कंचनजंगा ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, अगर हम केटू को छोड़ दें तो। बिल्कुल सही। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है। अब वृहद हिमालय के दक्षिण में आता है लघु या मध्य हिमालय। जी, लेसर हिमालयस। इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं जो याद रखने बहुत जरूरी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में इसे महाभारत श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, और जितने भी हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, वो सब यही हैं? हाँ, ज्यादातर प्रमुख हिल स्टेशन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और जो खूबसूरत घाटियां हैं जैसे कश्मीर घाटी या कुल्लू घाटी, वो वृहद और लघु हिमालय के बीच में ही स्थित है। समझ गया। अब सबसे आखिरी और सबसे नई श्रृंखला शिवालिक या बाहरी हिमालय, ये सबसे कम ऊंची है। इसकी खासियत है यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान, जिन्हें दून और द्वार कहते हैं। एकदम सही। पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। अच्छा, इन श्रेणियों के बीच में जो विभाजन क्षेत्र हैं, उनके भी कुछ नाम हैं? हाँ, उनके कुछ तकनीकी नाम है। जैसे ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच सचर जोन है। और वृहद और मध्य हिमालय के बीच? उसके बीच है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य और शिवालिक के बीच मेन सीमांत दर्रा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण का विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जी, ये विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों को सीमा मानकर किया गया है। तो इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें 4 हिस्से हैं। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये कौन सी नदियों के बीच है? ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है, करीब 560 किलोमीटर लंबा। और इसकी खासियत? यहाँ केसर मतलब जाफरान की खेती बहुत होती है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कुमायूं हिमालय। ये सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है, लगभग 320 किलोमीटर। तो उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा इसी में आता होगा, नंदा देवी, केदारनाथ जैसी चोटियां। हाँ बिल्कुल, ये सब कुमायूं हिमालय में ही है। इसके बाद तीसरा है नेपाल हिमालय। ये काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है और ये सबसे लंबा है, करीब 800 किलोमीटर। और सबसे ऊंचा भी यही होगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट यही है। जी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी नेपाल हिमालय में आती हैं। और सबसे पूर्वी हिस्सा? वो है असम हिमालय। ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ब्रह्मपुत्र जिसे अरुणाचल में देहांग भी कहते हैं। हाँ, देहांग तक। इसकी लंबाई करीब 720 किलोमीटर है। पहाड़ और पठार हमेशा बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनमें असल में फर्क क्या होता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी काफी सीधा है। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पहाड़ छोटे होते हैं और पर्वत बड़े। अच्छा, एक पैमाना है। अगर कोई भूभाग 600 मीटर या कह लीजिए 2000 फीट से कम ऊंचा है तो उसे पहाड़ कहते हैं, और अगर उससे ज्यादा ऊंचा है तो वो पर्वत है। ओके। इसीलिए तो पर्वतों की चोटियां अक्सर बर्फीली होती हैं। और पठार तो एक मेज जैसा होता है, मतलब जमीन से उठा हुआ पर ऊपर से एकदम समतल। ठीक है, ये फर्क एकदम साफ हो गया। तो चलिए भारत के पर्वतीय भूगोल का ये सफर शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर से करें? हाँ, पूर्वोत्तर से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दफला, मिरी, अबोर और मिश्मी जैसी प्रमुख पहाड़ियां हैं, और मैंने सुना है कि इन पहाड़ियों के नाम में एक दिलचस्प बात छिपी है। बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि ये नाम वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे डफला पहाड़ियों में डफला जनजाति रहती थी, जिन्हें अब नीशी जनजाति भी कहते हैं। इसी तरह मीरी को अब मिशिंग और अबोर जनजाति को आदि जनजाति के नाम से जाना जाता है। वाह। और मिश्मी पहाड़ियां इस श्रृंखला का सबसे पूर्वी हिस्सा हैं। यहाँ पर हिमालय एक बहुत ही तेज एक दक्षिणी मोड़ लेता है। दक्षिणी मोड़? हाँ, इसे सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। और इसी मोड़ के बाद से पटकाई बूम श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। बिल्कुल, एक प्राकृतिक दीवार की तरह।
अरुणाचल के बाद नागालैंड की बात करते हैं, वहां क्या खास है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। ये लगभग 3,826 मीटर ऊंची है और ठीक भारत म्यांमार की सीमा पर है। और यहाँ नागा हिल्स भी हैं, जिनका नाम भी जाहिर है नागा जनजाति के नाम पर ही है। और मणिपुर की पहाड़ियों की क्या खासियत है? मणिपुर में लेमेटोल और मणिपुर हिल्स प्रमुख हैं। ये लोकटक झील और जो मशहूर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है उसके पास है। असल में ये कई पहाड़ियों का एक समूह है जो इम्फाल घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अच्छा, और मिजोरम और त्रिपुरा का क्या? मिजोरम में आपको लुसाई पहाड़ियां मिलेंगी, जिन्हें मीजो हिल्स भी कहते हैं। अच्छा, और इनकी सबसे ऊंची चोटी है फवंगपुई। इसका एक बहुत सुंदर नाम भी है, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। हाँ, और त्रिपुरा में जम्पुई हिल्स, 18 मुरा और बोडोमुड़ा पहाड़ियां हैं जो प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। असम में मुख्य रूप से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, मिकिर, रेंगमा और बराइल। हाँ। मिकिर पहाड़ियों को अब कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां भी कहते हैं। अच्छा, ये कार्बी जनजाति की वजह से। सही पकड़ा। और मेघालय में तो वो प्रसिद्ध तिकड़ी है, गारो, खासी और जयंतियां, पश्चिम से पूर्व की ओर इसी क्रम में। हाँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का राज भी तो इन्हीं पहाड़ियों में है। हाँ, गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है और खासी की लुमशिलांग। और दुनिया की जो सबसे नम जगहें हैं, चेरापूंजी और मासिन राम, वो खासी पहाड़ियों में ही तो है। कमाल है। तो चलिए अब पूर्वोत्तर से भारत के मध्य भाग की ओर आते हैं। अरावली पर्वतमाला, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। हाँ, ये एक तरह से बुजुर्ग पर्वत है। अब ये एक अवशिष्ट पर्वत है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 670 किलोमीटर में फैला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? वो है गुरु शिखर, जो माउंट आबू राजस्थान में है, 1722 मीटर ऊंची। और एक मजेदार बात, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी श्रृंखला की रायसीना पहाड़ी पर बना है। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। अच्छा, अरावली के बाद विंध्य और सतपुड़ा का जिक्र आता है। कहते हैं ये भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं। हाँ, ये एक तरह से भौगोलिक विभाजक है। विंध्य पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। और इसी का विस्तार बिहार और झारखंड तक है। हाँ, बिहार में कैमूर पहाड़ी और झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी इसी श्रृंखला का विस्तार है। और सतपुड़ा, वो भी एक ब्लॉक पर्वत है? बिल्कुल, सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के ठीक बीच में है। इसे हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पश्चिम में राजपीपला, बीच में महादेव और पूर्व में मैकाल। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1352 मीटर्स, जो महादेव पहाड़ियों में है। अच्छा, और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना? हाँ, रहता है। देखिए, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में अमरकंटक को सही मान लिया जाता है अगर बदरगढ़ विकल्प में ना हो। ठीक है, ये जानना जरूरी था। इसी क्षेत्र में गिर और अजंता की पहाड़ियां भी है ना? हाँ, गिर पहाड़ियां गुजरात में है और वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका एकमात्र घर। और अजंता पर्वत श्रेणी की एक खास पहचान ये है कि वो पूरी की पूरी सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। अब भारत के तटीय पर्वतों की बात करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये दोनों विशाल श्रृंखलाएं आकर मिलती कहाँ हैं? ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलती हैं, पर दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क है। पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है। और पूर्वी घाट? पूर्वी घाट नदियों की वजह से जगह जगह से कटा हुआ है, टूटा फूटा या कह सकते हैं असंतत है। तो पहले पश्चिमी घाट के बारे में बताइए, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। हाँ, क्योंकि ये जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 6 राज्यों में फैला है और पूरे दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, 2695 मीटर। ये कौन सी पहाड़ियों में है? ये केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। परीक्षा के नजरिए से मैंने सुना है पश्चिमी घाट की चोटियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल, ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे उत्तर में महाराष्ट्र में है सालेर, कलसूबाई और महाबलेश्वर। ठीक है। फिर कर्नाटक में कुद्रेमुख और मुल्लयनगिरी,
इसके बाद तमिलनाडु में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, और सबसे आखिर में सबसे दक्षिण में केरल में आती है अन्नाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है, और फिर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियां। ये वो बहुत काम की जानकारी है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला है और इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ भी थोड़ा मतभेद है शायद। हाँ, यहाँ ज्ञान अपडेट हुआ है। नए आंकड़ों के हिसाब से आंध्र प्रदेश की जिंदागड़ा चोटी, जो 1690 मीटर है, सबसे ऊंची है। लेकिन पुरानी किताबों और कई परीक्षाओं में अब भी ओडिशा की महेंद्रगिरी यानी 1501 मीटर को ही सर्वोच्च चोटी माना जाता है। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? इसकी शुरुआत होती है ओडिशा की गड़ीजात और महेंद्रगिरी पहाड़ियों से। फिर आता है आंध्र प्रदेश, जहां जिंदागड़ा, नल्लमाला, पालकोंडा और शेषाचलम जैसी पहाड़ियां हैं। शेषाचलम, जहां तिरुपति मंदिर है। वही। और सबसे आखिर में तमिलनाडु में जवादी, शेवराय और शेरुमलाई पहाड़ियां हैं। अंत में भारत के जो द्वीप समूह हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में भी जान लेते हैं। जरूर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 732 मीटर ऊंची है और उत्तरी अंडमान में है। और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची जगह है नार्चो, जो अगाती द्वीप पर